तो सभी को वेलकम है भाई इस सेशन में। आज मैं तुम लोगों को डिस्कस कराने के लिए आया हूं ये कल का जो तुम्हारा आईआईटी का पेपर आया था, और मैंने कई सारी चीजें एनालाइज की तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें तो हमारे वन शॉट से ही आई थी, है ना। 3-4 क्वेश्चन तो वन शॉट से ही आए थे, वो तो मैं तुम लोग को के लिए स्क्रीनशॉट भी लेके आया हूँ, दिखा दूंगा तुम लोग को कि कहाँ से क्या क्वेश्चन कितना रेलेवेंट आया था। और महारिवीजन से भी बहुत क्वेश्चन आए थे, ठीक है। किसी ने महारिवीजन वन शॉट और ये सब किए थे तो उसको तो ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, तो फ्री कंटेंट में ही बहुत सारे क्वेश्चन फंस गए थे। और जो विक्रम 2.0 का था और जो क्रैश कोर्स स्टूडेंट थे उनके तो गलत नहीं होने चाहिए थे, ज्यादातर क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, ठीक है। तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार कम से कम 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो बनने वाले थे। बाकी 3 क्वेश्चन तो मुझे लगे कि हाँ ये थोड़े से टफ हो सकते थे बच्चों के लिए, क्योंकि जब पहली बार मैंने देखा तो मुझे भी लगा कि यार इसका क्या आंसर होगा, है ना। तो लेकिन कम से कम 10 के ऊपर तो सही होने चाहिए सभी के, ठीक है। एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं तुम लोग के साथ। आ जाओ भाई, पेपर डिस्कस करते हैं आज। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ आरएनए सिंथेसाइज्ड यूजिंग द फॉलोइंग डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। मैंने बताया था जो टेम्पलेट होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है एमआरएनए, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड भी। तो बस फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना दो। इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसका बना दो तुम लोग, ठीक है। और सभी को ये चीज पता होनी चाहिए कि एमआरएनए का सीक्वेंस हम 5 प्राइम से लेना शुरू करते हैं। तो ये देखो सी का क्या होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी होगा, टी का क्या होगा ए होगा, सी का क्या होगा जी होगा, टी का क्या होगा ए, फिर टी का ए। तो जी ए जी ए जी ए जी ए, यही बन रहा है कि नहीं बन रहा हुआ है? ए ऑप्शन बन रहा है इसका, वही करेक्ट है ना। तो इसका ए ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग के मॉक में भी पूछा गया था भाई, है ना, पूछा गया था। देख लो तो तुम लोग इसको देख लेना, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले ही एक्सप्लेन हो चुका है मॉक में हमारे, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे देख लो। पेडिग्री पे कितनी बार बोला पेडिग्री पे क्वेश्चन आएगा, देख लो वन शॉट में भी बताया था, वहीं से मैंने फोटो उठा ली अपनी, है ना। तो वहां से क्वेश्चन आ भी गया। अब तुम लोग बोलते कि पेडिग्री का आंसर गलत है ना। आंसर गलत नहीं है, गलत आंसर गलत नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो तुम देखो। पूछ रहा है कि द फॉलोइंग पेडिग्री डायग्राम शोज द इनहेरिटेंस ऑफ अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। कोई रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि इनहेरिट हो रही है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द डिसऑर्डर। मोस्ट लाइकली पूछ रहा है, मोस्ट लाइकली पैटर्न पूछ रहा है, तो तुम लोग को मोस्ट लाइकली ही आंसर बताना पड़ेगा कि इसका मोस्ट लाइकली क्या आंसर होना चाहिए। अब तुम लोग बोले कि इसका तो आंसर इनमें से मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, है ना। मोस्ट लाइकली पूछ रहा है, ठीक। तो इसका तुम लोग बोल सकते हो कि एक्स लिंक डोमिनेंट भी सही हो सकता है, अगर तुम लोग बनाना चाहो, सही कराना चाहो तो। एक्स लिंक रिसेसिव भी तुम लोग सही कराना चाहो तो कुछ कंडीशन में हो सकता है। ऑटोजोमल नहीं, एक्स लिंक रिसेसिव नहीं सही हो सकता, ऑटोजोमल रिसेसिव सही हो सकता है अगर तुम लोग कराने पे आ गए तो। ऑटोसोमल डोमिनेंट भी सही हो सकता है अगर तुम लोग कराने को आ गए तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट लाइकली पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं एक एक करके कि कैसे इसका आंसर तुम लोग डिराइव कर सकते हो। ओके देखते हैं, ठीक है। देखो यार, अगर मैं कहता हूं कि मान लो इसका आंसर ऑटोजोमल, मान लो इसका आंसर एक्स लिंक रिसेसिव है, पहले एक्स लिंक रिसेसिव को देखते हैं। एक्स लिंक रिसेसिव होता तो ये एक्सी होती, है ना, ये एक्सी होती, और जो मेल है वो नॉर्मल एक्स वाई होता, है ना। एक्सी और एक्स वाई के बीच अगर मीटिंग होती तो क्या बनता, एक्सी एक्स एक्सी वाई, है ना, एक्सी वाई बनता। यानी कि सारे के सारे मेल्स यहां पे अफेक्टेड होते। लेकिन क्या यहाँ पे सारे के सारे मेल्स अफेक्टेड हैं? ऐसा तो नहीं है, ये मेल तो ठीक है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो वैसे ही गया, है ना। नेक्स्ट एक चीज आती है कि भाई ऑटोजोमल रिसेसिव भी हो सकता है, तो देख लो चाहे ऑटोजोमल रिसेसिव, इसमें ये बनाया हुआ है ऑटोजोमल रिसेसिव में ये डिसऑर्डर्ड है ना, तो हम बोल सकते हैं भाई ये एक्सी थी और ये ठीक बंदा बना हुआ है,
तो ये एक्स एक्स हो सकता है। तो अगर इसकी प्रोजेनी देखो तो इसके सारे प्रोजेनी कैरियर्स आएंगे, है ना, सारे प्रोजेनी कैरियर्स आ रहे हैं, मतलब कि सारे प्रोजेनी ठीक होंगे, लेकिन इसमें तो अफेक्टेड है ना। तो तुम लोग बोलोगे कि ये तो आंसर नहीं हो सकता है, लेकिन अगर तुम लोग इसका आंसर लाने पे आ गए तो ये भी आंसर तुम लोग ला सकते हो। ठीक है, कैसे? तुम लोग बोल सकते हो कि ये भले ही हमको अनअफेक्टेड दिखाया लेकिन ये कैरियर भी तो हो सकता है ना, ये कैरियर भी तुम लोग बना सकते हो। तो तुम लोग ऐसे बना के इसको एक्सी एक्सी और इसको एक्सी एक्सी कर सकते हो, है ना, जिससे कि ये दो चीजें अफेक्टेड आ सकती हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल आंसर बोला है, ठीक है, तो वो तुम लोग को समझना पड़ेगा कि अगर तुम लोगों ने इसको अफेक्टेड बना भी दिया तो अगली जनरेशन में भी तुमको सेम चीज करके देखनी पड़ेगी, इसको वापस से कैरियर मानना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज सही नहीं लगती है, ठीक, क्योंकि यहां पे मोस्ट लाइकली पैटर्न पूछा हुआ है। ओके, तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन भी निकल जाता है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है ये डिसऑर्डर। देखो अगर ये अफेक्टेड है, ये ठीक है, तो यानी कि ये एक्सी एक्स है, ठीक, हम कैरियर मान के चलते हैं क्योंकि कैरियर ही सबसे वो वाला केस होता है, ठीक। और यहाँ पे एक्स एक्स हम मान लेते हैं क्योंकि डोमिनेंट है, तो ये तभी अनअफेक्टेड होगा जब इसका सारे जीन्स अनअफेक्टेड होंगे, ठीक। एक्सी एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा, एक्सी एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा, मतलब कुछ लोग अफेक्टेड होंगे और कुछ लोग अफेक्टेड नहीं होंगे, ठीक। अब फिर उसके बाद तुम लोग बोलो कि ठीक है ये अफेक्टेड हो गई, ये नॉर्मल है, फिर से इनके बीच पेटिंग होगी तो ये फिर से इसमें कुछ अफेक्टेड और कुछ नॉर्मल वाले निकल जाएंगे, तो ये चीजें चलती रहेंगी यहां पे। बट अगर तुम लोग एक्स लिंक डोमिनेंट के इनहेरिटेंस का पैटर्न देखो तो वो बिल्कुल सटीक इसी तरह से आएगा जैसे कि इसमें इनहेरिट हो रहा है। दिखाऊं? देखो एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या है, ये अफेक्टेड है, हम इसको कैरियर मान के चलते हैं, एक्सी एक्स, ठीक, और मेल ठीक है तो एक्स वाई मान के चलते हैं, ठीक है, ठीक। अब ये एक्स सी एक्स हो जाएगा, ये एक्स एक्स हो जाएगा, ये एक्स सी वाई हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा, ठीक। तो एक मेल एक फीमेल अफेक्टेड है, एक मेल अफेक्टेड है, इसमें भी एक फीमेल अफेक्टेड है, एक मेल अफेक्टेड है ना। अब देखो अगर मेल अफेक्टेड हो रहा है तो उसकी सारी बेटियां अफेक्टेड हो रही हैं। देखो ये मेल अफेक्टेड है, इसकी बेटी अफेक्टेड है, ये मेल अफेक्टेड है, इसकी बेटी, दोनों बेटियां अफेक्टेड है ना। लेकिन अगर फीमेल अफेक्टेड होगी तो उसमें दोनों अफेक्टेड होने का चांस रहेगा। ये फीमेल अफेक्टेड है, इसमें फीमेल भी अफेक्टेड है, मेल भी अफेक्टेड है, ये फीमेल अफेक्टेड है, इसका मेल अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है। तो ये जो पैटर्न है ना कि मेल अफेक्टेड होगा तो उसके प्रोजेनी में सारी लड़कियां, उसकी डॉटर सारी अफेक्टेड होंगी, और अगर फीमेल अफेक्टेड है तो उसके दोनों ही अफेक्टेड होने के चांस हो सकते हैं। ये ट्रेंड देख के तुम लोगों को जो मोस्ट लाइकली पैटर्न समझ में आना चाहिए था वो चाहिए था एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। बस इसमें एक ही चीज तुम लोग को पकड़नी थी, वो ये थी कि अगर मेल अफेक्टेड है तो उसकी सारी डॉटर्स अफेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि ये मेल अफेक्टेड है तो इसकी एक ही डॉटर है, वो भी अफेक्टेड है, ये मेल अफेक्टेड है, इसकी दो डॉटर है, वो दोनों अफेक्टेड है, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट लाइकली पैटर्न इसका होना चाहिए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ओके, चलो क्वेश्चन ऐसा हमने किया हुआ है पर डिग्री का बार बार बोला भी हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट। होमवर्क दिया था, याद आया? होमवर्क दिया था और डिस्कस भी किया था एक आध, मैंने बोला था माइस्थेनिया ग्रेविस इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर लिया था। एलर्जी क्या होता है? एलर्जी हमें पता है कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम होती है, एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस, एलर्जी। पी का 2 हो गया, पी का 2, और किसी ऑप्शन में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें पी का 2 है, ठीक है। तो पी का 2 ए और डी में है। यूरेमिया नाम से ही पता चल रहा है किडनी का कोई डिसऑर्डर है, ठीक है। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, मतलब जिसको नहीं आता है वो भी आराम से कर सकता है क्योंकि यूरिया किडनी से रिलेटेड होता है। तो क्यू का 4 हो जाएगा, क्यू का 4 हो रहा है यहाँ पे, क्यू का 1 यहाँ पे हो रहा है, तो ये यहां से गलत हो गया, ये पहले ही गलत हो गए थे, ए ऑप्शन फिर से सही हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो ये इसका हो गया सही आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आ जाओ भाई,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स प्ले अ डायरेक्ट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में डायरेक्ट रोल किसका होता है, मतलब जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। हमें पता है एक्टिन, मायोसिन, है ना, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, यही चीजें हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो इंसुलिन तो हार्मोन है, मायोग्लोबिन बताता हूं, मायोग्लोबिन का डायरेक्ट रोल नहीं है। मायोग्लोबिन मसल में प्रेजेंट होता है, लेकिन मायोग्लोबिन मसल में ऑक्सीजन स्टोरिंग रोल प्ले करता है, ना कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कोई रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मायोग्लोबिन हो जाएगा गलत। इंसुलिन तो हार्मोन है, ट्रिप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो बचा क्या, ट्रोपोनिन। ठीक है, इतना देखने की जरूरत भी नहीं थी, अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो तुम लोगों का आंसर एक ही गो में आ गया होगा। और ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था क्लास में, मॉक में। ठीक है, तो तुम लोग को पता होना चाहिए। ओके, चलते हैं आगे। Which of the following is not derived from epidermal cell layer in the plants? देखो फिर से बताया था मैंने कि इस चैप्टर का मोस्ट ऑफ द पार्ट हट गया। सेकेंडरी ग्रोथ जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था वो रेशनलाइज एनसीईआरटी से हट गया, और ये चीज बता भी दी गई थी तुम लोग की, आइजर वालों ने भी बता दिया था, और मैंने भी क्लास में डिस्कस करते हुए बताया था कि 2 ही टॉपिक इसके बचे हैं। एक टॉपिक बचा है अपना टिश्यू सिस्टम का, और एक है कंपैरिजन बिटवीन द टिश्यू सिस्टम्स। तो देख लो, कंपैरिजन बिटवीन द टिश्यू सिस्टम से क्वेश्चन आया है। कह रहा है कि एपिडर्मल सेल लेयर्स इन प्लांट से इनमें से कौन सी चीज डिराइव नहीं है। कैस्पेरियन स्ट्रिप फ्रॉम राइस रूट, किसी भी प्लांट की रूट। कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस से डिराइव्ड चीज होती है, किससे, एंडोडर्मिस। ठीक है, रूट्स की एंडोडर्मिस जो है उसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं, और एंडोडर्मिस एपिडर्मिस का पार्ट नहीं होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। बाकी देख लो, ट्राइकोम्स, रूट हेयर्स एपिडर्मिस का पार्ट होते हैं, सब्सिडरी सेल्स, स्टोमेटल अपर्चर और ये सब चीजें भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट होते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स भी लीफ के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट होते हैं, तो इसका आंसर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन में कई सारे बच्चे डाउट पूछे थे कि ये गलत है। गलत नहीं है, सोचने का नजरिया बदलिए। Which of the following statements about meiosis in sexually reproducing plants is incorrect पूछ रहा है। ठीक है, देखो भाई, the end products of meiosis 2 are haploid gametes। बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सही बात बोली है, ऐसा नहीं है। The end product of meiosis 2 are not haploid gametes in case of plant reproduction। मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का नाम सुना है? अगर तुम लोग का माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है उसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती है, तो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। और वो माइक्रोस्पोर क्या गैमेट्स हैं? वो माइक्रोस्पोर गैमीटोफाइट है, पॉलन ग्रेन है। फीमेल्स में भी यही चीज होती है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 होता है, उसके बाद क्या बनता है, एक मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर बनते हैं जिसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शन बचता है जो कि एम्ब्रॉय सैक बनाता है, और उस एम्ब्रॉय सैक में माइटोसिस होती है 3, जिससे 8 सेल्ड स्टेज बनती है, 8 न्यूक्लियर स्टेज बनती है। और वो 8 न्यूक्लियर स्टेज जो होते हैं उसमें पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स, सिनर्गेट्स, एग अपैरेटस, ये सारी चीजें बनती हैं। तो गैमेट्स तो कब बन रहे हैं, गैमीटोफाइट के अंदर माइटोसिस से बन रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 2 क्या है, हैप्लॉइड गैमेट्स, जो कि बात सही नहीं है, बिकॉज एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 2 इज हैप्लॉइड गैमीटोफाइट्स। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किए हुए हैं, देख लो, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोसाइट, मियोटिक डिवीजन 2, और ये सब माइक्रोस्पोर्स टेट्राड बनने का क्वेश्चन है। ऐसे और भी क्वेश्चन किए हैं, पर ये मैं तुम लोग के प्रूफ के लिए लाया हूं। बच्चों ने कल शायद ये चीज बोली है कि हमें तो कराया नहीं गया ये चीज। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब बाकी ऑप्शन भी देख ही लेते हैं, है ना, बाकी ऑप्शन क्यों गलत नहीं है, बाकी ऑप्शन क्यों सही है, वो मैं बता देता हूं। The 4 products of meiosis are genetically different। बच्चे बोलेंगे कि भाई 4 products of, अब meiosis हो रही है, 4 गैमेट्स बन रहे हैं, वो डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, ये बोलोगे ना, क्योंकि एक ही सेल से डिराइव्ड है तो एक ही होना चाहिए। नहीं, मैं बोलूंगा कि जरा याद करो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल। क्या कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल? बताया था, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास एक टाइप का सेल है जिसमें मैं एक कैरेक्टर को स्टडी कर रहा हूं, एक तरफ कैपिटल टी है, एक तरफ स्मॉल टी है। ठीक है,
जब ये कैपिटल टी अपोजिट और स्मॉल टी अपोजिट पोल पे जाएगा तो ये जो गैमेट बनाएगा उस गैमेट में एक कैपिटल टी रहेगा और दूसरे गैमेट में एक स्मॉल टी रहेगा। तो क्या ये दोनों गैमेट सेम है? ये दोनों गैमेट सेम नहीं है भाई, ठीक है। इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाता है सही, क्योंकि ये जेनेटिकली डिफरेंट है। ओके नेक्स्ट, मियोटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन बोथ मेल एंड फीमेल्स। हमें पता है रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर हर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होती है, मियोसिस में होती है, वो चीज सही है। तो ये सही हो गया, ये सही हो गया। इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली वन ऑफ द 4 प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस सर्वाइव इन फीमेल। बताया था मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होती है, जिससे 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 डीजनरेट कर जाते हैं और एक फंक्शनल रह जाता है। मैंने कहा था ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, प्लांट रिप्रोडक्शन वाला, उधर से, ठीक है। और इसी को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं, याद करो, ठीक है। तो ये भी हो गया सही। तो सिर्फ और सिर्फ गलत स्टेटमेंट है ए। ओके, तो ये सीन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लाइट इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो किस तरह से हो रही है। फोटोसिंथेसिस लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, तो जितनी ज्यादा तुम लोग पे लाइट पड़ेगी, मान लो यहाँ पे लाइट पड़ रही है और यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, या फिर उल्टा लिख देते हैं, लाइट और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। अगर लाइट पड़ रही है, अगर लाइट पड़ रही है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है, और लाइट पड़ी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ी, और लाइट पड़ी और फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा। लेकिन एक टाइम बाद वो अपनी लाइट की सैचुरेशन रीच कर जाएगा कि और अगर लाइट पड़े भी तो भी उसका रेट और बढ़ेगा नहीं। तो उस टाइम पे जितनी भी तुम लाइट बढ़ाते जाओ, तुम्हारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट रहेगा, है ना। यही इसका आंसर है, और इसी का आंसर है ए, ठीक है, इसी का आंसर है ए, ठीक, इसी का आंसर है ए, ठीक बात। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बार बार बताया गया है तुम लोगों को कि एक एंजाइम जो है उसका डुअल फंक्शन होता है, और वो है सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी रोल प्ले करती है, और वो क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल में भी अपना रोल प्ले करती है। और वही सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी एंजाइम होती है जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पे पाई जाती है, जो कि क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व है। और वही अगर तुम लोग ऑप्शन सही कर लेते तो शायद तुम लोग का ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, या सही हो गया होता, शायद बहुत सारे बच्चों का हुआ भी होगा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, इसकी बात की गई थी बहुत बार, कहां पे प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, पी का 2, पी का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, बाकी किसी भी ऑप्शन में पी का 2 नहीं दिया है। अगर ये एक चीज पता होती तो भी ये क्वेश्चन तुम लोग का सही हो गया होता। ये देखो मॉक का क्वेश्चन है, और इसका भी सही आंसर क्या है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, इसमें भी कई बच्चों को डाउट होगा कि इसका आंसर तो गलत है ना। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है इसका आंसर। मैं बताता हूं कैसे सही है। देखो, कह रहा है कि हमने रेसिप्रोकल क्रॉस किया है। एक प्लांट है पी, एक प्लांट है पी, उसका डिप्लॉयड जो कंस्टिट्यूएंट है वो है 20 क्रोमोसोम, ठीक। और एक प्लांट है क्यू, उसका डिप्लॉयड कंटेंट है 30 क्रोमोसोम, ठीक। अब वो कह रहा है कि एक बार मैंने इसके पॉलन लेके इसके स्टिग्मा पे स्प्रिंकल किए हैं, दूसरी बार बोल रहा है कि दूसरे केस में मैंने इसके पॉलन लेके इसके स्टिग्मा पर स्प्रिंकल किए हैं, जिसको इन्होंने नाम रेसिप्रोकल क्रॉस दे दिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई जब इन दो केस में, ठीक है, पहले इसको मेल और इसको फीमेल मान के मैंने क्रॉस किया, फिर बाद में मैंने इसको मेल और इसको फीमेल मान के क्रॉस किया, इन दोनों केस में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा जिनमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, ऐसा ये पूछ रहा है, ठीक। मैं बता देता हूं, डिप्लॉयड ये है, इसका गैमेट क्या बनेगा, हैप्लॉयड 10 बनेगा, 20 है तो 10 गैमेट बनेगा, 10 क्रोमोसोम गैमेट में होंगे। इसका 30 क्रोमोसोम है 2n में, तो हैप्लॉयड में कितने आएंगे, 15 क्रोमोसोम, ठीक है। तो
इसका गैमेट में 10 क्रोमोसोम, इसके गैमेट में 15 क्रोमोसोम। ठीक, जब ये फ्यूज करेंगे तो 25 क्रोमोसोम आएंगे, है ना। चाहे ये मेल हो चाहे ये मेल हो, चाहे ये फीमेल हो चाहे ये फीमेल हो, इसमें हमेशा ही एम्ब्रॉय में 25 क्रोमोसोम तो आएंगे। तो एम्ब्रॉय जो है उसमें तो सारे क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे दोनों ही केस में। लेकिन एक स्ट्रक्चर आता है एंडोस्पर्म, हमें पता है एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है 3n, ठीक है। ये बनता है फीमेल के 2n और मेल के n से। ठीक, अगर ये मेल है और ये फीमेल है तो इसका n यानी कि 10, इसका n यानी कि 10 और इसका 2n यानी कि 30 मिलेंगे और 40 क्रोमोसोम आएंगे इसके एंडोस्पर्म में, अगर ये मेल और ये फीमेल है। अगर ये मेल और ये फीमेल है तो इसके 15 और इसके 20 मिलेंगे, इसके 15 और इसके 20 मिलके 35 क्रोमोसोम आएंगे। क्या ये दोनों नंबर सेम है? अलग अलग है। तो एंडोस्पर्म में तो नंबर सेम नहीं होंगे, दोनों केस में अलग अलग नंबर्स होंगे क्रोमोसोम के। तो एंडोस्पर्म वाले तो सारे ऑप्शन गए, है ना। एंडोस्पर्म वाला तो ये ऑप्शन भी गया और एंडोस्पर्म वाला तो ये भी ऑप्शन गया। ठीक, बचा क्या? एम्ब्रॉय और एम्ब्रॉय एंड सीड कोड। एम्ब्रॉय में तो क्रोमोसोम नंबर सेम है तो ये तो ऑप्शन सही बन रहा है, लेकिन एम्ब्रॉय एंड सीड कोड भी ऑप्शन में दिया हुआ है। वैसे अगर तुम लोग दिमाग लगाना चाहो तो एम्ब्रॉय और एम्ब्रॉय एंड सीड कोड दोनों दिया हुआ है, तो एम्ब्रॉय तो सही है, ये तो तुम लोग को पता ही है। तो तुम लोग ऐसे भी जज कर सकते थे कि एम्ब्रॉय और एम्ब्रॉय एंड सीड कोड में से कम इंफॉर्मेशन जो सही है वो तो एम्ब्रॉय है, तो उसको सही मार्क कर सकते तुम लोग। पर अगर तुम लोग और भी दिमाग लगाना चाहते थे तो इसमें भी दिमाग लगा सकते कि एम्ब्रॉय तो चलो ठीक है, लेकिन सीड कोड, क्या सीड कोड एम्ब्रॉय का पार्ट है? सीड कोड एम्ब्रॉय का पार्ट तो है, लेकिन उसको एम्ब्रॉय बनाता नहीं है। सीड कोड बनाता है फीमेल का पार्ट। तो जो फीमेल्स है, मतलब ओवरी है, जैसा भी स्ट्रक्चर है, उसमें जब एम्ब्रॉय बन जाता है तो उसके ऊपर फीमेल्स सिक्रीशन की वजह से क्या बन जाता है? सीड कोड बन जाता है। तो अगर ये फीमेल है तो इसके एम्ब्रॉय के ऊपर जो सीड कोड होगी उसमें 20 क्रोमोसोम होंगे, और अगर ये फीमेल है तो उसके सीड कोड के ऊपर 30 क्रोमोसोम होंगे। इसीलिए सीड कोड वाला ऑप्शन भी हो जाता है गलत, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रॉय वाला ऑप्शन है एकदम सही। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन था। जिस भी बच्चे ने, जैसा रिपुंजय ने कल की क्लास में बोला था कि जिस भी बच्चे ने सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट दी है उसको सब्जेक्ट ने भी रिस्पेक्ट दी है इस पेपर में। ठीक है, चलो आ जाते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूटीनली परफॉर्म्ड टू डिटेक्ट टाइफॉइड? भाई टाइफॉइड मैरी का केस बताया था कि नहीं बताया? बिल्कुल बताया था। विडाल टेस्ट करते हैं टाइफॉइड को कंफर्म करने के लिए, ये एक एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट। ठीक है, चलते हैं आगे। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब ये देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following plasmid vectors can be used for cloning of a gene with restriction enzyme BAMH1 and EcoR1, है ना, and ampicillin containing nutrient अगर for सिलेक्शन के लिए इनमें से कौन से 4 प्लाज्मिड में से कौन सा प्लाज्मिड हम लोग यूज कर सकते हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखने में ऐसा लगेगा कि डी को छोड़ के बाकी सबको यूज किया जा सकता है ना, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तुम लोग अगर कट करना चाहो प्लाज्मिड को तो हमारे पास 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, एक है EcoR1 एक है BAMH1। इसको कट करो जरा, इसको कट करोगे तो ये अलग जाएगा और एम्पिसिलिन और ओरी वाला ये पूरा पार्ट एक साथ आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब जरा तुम इसको कट करके देखो, इसमें BAMH1 की कट साइट यहां है और EcoR1 की कट साइट यहां है। इसको कट जब करोगे तो इसमें एम्पिसिलिन वाला एक फ्रेगमेंट अलग चला जाएगा और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला फ्रेगमेंट अलग चला जाएगा। जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अलग चला गया है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस अलग चला गया है, मतलब कि पूरे 2 अलग अलग फ्रेगमेंट ही हो गए हैं। एक में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और एक में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। तो अब इसको जोड़ोगे कैसे? ये तो जुड़ेगा ही नहीं। इसमें तो
ये दो फ्रैगमेंट्स पूरे के पूरे बन गए हैं, जिसमें दो मेन पार्ट्स अलग अलग हो गए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अलग चला गया है, एम्पिसिन रेजिस्टेंस अलग चला गया है। अगर तुम लोग इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते भी हो तो ये तो ओपन रह जाएगा ना भाई, है ना। इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है। इसमें देखो बैम H1 साइट यहां है, इको R1 साइट यहां है, काटो जरा इसको, एक ये फ्रैगमेंट मिल जाएगा और एक ये फ्रैगमेंट मिल जाएगा, ये भी अलग ये भी अलग चला गया। अब जरा इसको जोड़ के देखो, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां डालोगे तुम लोग, डालोगे तो इसमें ये फिर से सर्कुलराइज होगा ही नहीं। सिलेक्शन होना या ना होना अलग बात है, लेकिन पूरा प्लाज्मिड तो बने कम से कम, इसमें तो बनेगा ही नहीं, दो सेपरेट फ्रैगमेंट हो गए हैं। ठीक है, डी ऑप्शन तो वैसे ही चला गया क्योंकि इसमें बैम H1 की जो कट साइट है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर ही है, तो अगर तुम बैम H1 से काटोगे तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही फंक्शन करना बंद कर देगा, और अगर उसने फंक्शन करना बंद कर दिया तो तुम लोग का रेप्लिकेशन होगा ही नहीं प्लाज्मिड का, तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो इसमें एक ही पॉसिबल आंसर हो सकता है, वो है ए, क्योंकि इसमें हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दोनों एक साथ रहेंगे, अगर तुम लोग इसको इको R1 और बैम H1 से काट भी दो तो भी। ठीक है, हालांकि सिलेक्शन तुम लोग इससे भी नहीं करा पाओगे, क्योंकि इसमें जो ये कट साइट्स है ना, इसके बीच इंसर्ट आएगा, और इंसर्ट अगर आएगा इसके बीच भी तो भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को कुछ नहीं हुआ है। इसका सबसे करेक्ट आंसर होता कि अगर तुम्हारी ये जो दोनों जो रेजिस्टेंस जीन्स है, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, उसकी कट साइट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के ऊपर होती तो ये सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर होता, 100% करेक्ट। ठीक है, हालांकि इन चारों में से देखा जाए तो वो उसमें यही सही सबसे करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकियों में तो तुम लोग का प्लाज्मिड ही नहीं जुड़ पाएगा अगर तुम लोग उनको दोनों रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से कट कर दो। ठीक है, तो ये चीज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो n इज इक्वल टू n नॉट 2 टू द पावर n, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने या मैंने ही तुम लोगों को शायद वन शॉट में भी कराया था, या फिर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से किसी एक सेशन में कराया था, मुझे याद है। प्रूफ के लिए एक ऐसा ही क्वेश्चन उठा लाया हूं, पर इसके अलावा और भी जगह से क्वेश्चन बनाए थे और पूछे भी थे। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन तुम लोग को शायद याद होगी, जो कि इक्वेशन तुम लोग की बुक में नहीं भी दी हुई है। ठीक है, दी नहीं है ये तुम लोग की बुक में इक्वेशन, लेकिन कराया था मैंने तुम लोगों को। ठीक है, कह रहा है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, अच्छा ये जो क्वेश्चन है उसमें जो इक्वेशन अप्लाई हो रही है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के लिए भी अप्लाई हो सकती है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के लिए भी अप्लाई हो सकती है, या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए भी अप्लाई हो सकती है। जहां भी चीजें एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है वहां पे इक्वेशन अप्लाई होती है, ये चीज मैंने बताई थी तुम लोग को। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि पीसीआर में हम लोग एम्पलीफाई करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को। वो कह रहा है कि 30 साइकिल बाद मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी 1 बिलियन कॉपी यानी कि 10 टू द पावर 9 कॉपीज मेरे पास है। ठीक है, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि अगर मेरे पास 30 साइकिल बाद 10 टू द पावर 9 कॉपीज है तो 20 साइकिल बाद मेरे पास कितनी कॉपीज होंगी इस डीएनए की, है ना। तो बस अप्लाई कर दो इक्वेशन ये वाली कि अगर 30 साइकिल बाद 10 टू द पावर 9 है, यानी कि तुम्हारा n 10 टू द पावर 9 है, तो n नॉट कितना रहा होगा, और 2 टू द पावर n कितना रहा है, n की वैल्यू कितनी है 30 दी हुई है कि 30 साइकिल हमने की है, 2 टू द पावर 30 हो गई। ठीक है, जब तुम लोग n नॉट निकालोगे तो 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 30 करोगे, है ना। इसका अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर ही आ जाएगा 1। वैसे तो इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली आंसर पूछा है, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो n नॉट की वैल्यू आ गई, बस उसको यहां पे अप्लाई कर दो। 20 साइकिल बाद कितना होगा, n इज इक्वल टू n नॉट, वन निकाला है अभी इंटू 2 टू द पावर 20, 2 टू द पावर 20 अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर 10 टू द पावर 6 आ जाएगा, विच इज 1 मिलियन। ठीक है, तो इसका आंसर 1 मिलियन हो जाएगा, सिंपल, कराया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 मिलियन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, बायोलॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व।
कितनी बार बताया था? इस चैप्टर का 2 ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 ही पार्ट बचा ही था। ये चीज हमने बताई थी, मैंने भी बताई थी कि भाई जो पहला वाला पार्ट है रेगुलेशन, कन्फर्मर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स, वो वाला पार्ट डिलीट हो गया है ना। एबायोटिक इंटरेक्शन डिलीट हो गई है, बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन और पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स वाला पार्ट ही है इस चैप्टर में बताया था। और देखो क्वेश्चन भी आया है, इक्वेशन बस तुम लोग को अप्लाई करनी है और उसमें ये चीज सब्स्टिट्यूट करनी है कि dn बाय dt, एक मिनट, dn बाय dt इज इक्वल टू Rn k माइनस n अपॉन k। बस अप्लाई कर दो dn बाय dt। r की वैल्यू दी हुई है 0.01, n की वैल्यू दी हुई है 400, k माइनस n कितना हो जाएगा, k की वैल्यू 500, n की वैल्यू 400, 500 माइनस 400 कितना 100 अपॉन k की वैल्यू दी है 500। देखो जरा सॉल्व करो, 1/5 यहाँ 0.01 से ये कट गया, 4 इंटू 1/5 यानी कि 4/5 और 4/5 मतलब 0.8 शुड बी योर आंसर, है ना। इतना सिंपल था ये क्वेश्चन जिसका आंसर है 0.8। ओके, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हेमिकोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड क्या चीज करेक्ट है। हेमिकोऑर्डिनेटा जो फाइलम है वो पहले कोऑर्डिनेट्स के अंदर रखा जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि कोऑर्डिनेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है उसकी तरह एक स्ट्रक्चर यहां पे पाया जा रहा है जो कि नोटोकॉर्ड नहीं है, वो स्टोमोकॉर्ड होता है। ठीक है, तो स्टोमोकॉर्ड यहां पे पाया जाता है, इसलिए जब से ये पता चला कि वो नोटोकॉर्ड नहीं है, वो स्टोमोकॉर्ड है जो इसमें पाया जा रहा है, तब से इसको जो फाइलम कोऑर्डिनेट्स है उससे हटा दिया गया है। ठीक है, और इसको नॉन कोऑर्डिनेट्स में हम लोग पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स के सिर्फ 3 ही फाइलम्स है, पहला फाइलम है यूरोकोऑर्डिनेट्स, फिर सेफालोकोऑर्डिनेट्स और तीसरा वर्टिब्रेट्स। इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स में और कोई भी सब फाइलम नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हेमिकोऑर्डिनेटा इज नॉट कंसीडर्ड एज अ कोऑर्डिनेट सबफाइलम एंड पोजेसेस अ प्रोटोनोटोकॉर्ड कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। आंसर ये सही है। अब तुम लोगों के बाकी में से कुछ सही हो सकता है क्या? मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट। हेमिकोऑर्डिनेट इज अ सबफाइलम अंडर कोऑर्डिनेटा, हेमिफाइलम इज नॉट अ सबफाइलम। इसमें लिखा है इज अ सबफाइलम, ये तो गलत हो गया। इसमें भी इज अ सबफाइलम लिखा है, ये भी गलत हो गया। ये देखो, हेमिकोऑर्डिनेटा इज नॉट कंसीडर्ड एज अ कोऑर्डिनेट सबफाइलम, बात इतनी सही है। बिकॉज इट पोजेसेस वाटर वेस्कुलर सिस्टम, गलत बात है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एकाइनोडर्मेटा के अंदर पाया जाता है, जो कि एक स्टारफिश वाली फाइलम है। तो ये तो हो गया, ये भी गलत। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा 14th। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। देखो वन शॉट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं देखो प्रूफ के लाया हूं तुम लोगों के लिए, है ना। आ जाओ। Which of the following statement is correct about ऑक्सीहेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। मैंने बताया था कि अगर ये कर्व लेफ्ट साइड मूव करता है तो ऑक्सीजन से बाइंड करने की एफिनिटी बढ़ जाती है, और जब ये राइट साइड मूव करता है तो ऑक्सीजन से बाइंड करने की एफिनिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO2 बढ़ जाता है, H+ बढ़ जाता है, pH कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इसका उल्टा लेफ्ट साइड में होता है कि ऑक्सीजन बढ़ जाता है, pH कम हो जाता, pH बढ़ जाता है, H+ कम हो जाते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है। तो लेफ्ट साइड मूवमेंट यानी कि ए कर्व जो है represents favorable oxygen association with hemoglobin at low H+, at low H+। आंसर एकदम सही हो गया है ए। कर्व सी रिप्रेजेंट फेवरेबल ऑक्सीजन नहीं, कर्व सी तो राइट साइड है, तो राइट साइड में तो फेवरेबल ऑक्सीजन से होता ही नहीं है, सी से फिर भी फेवरेबल नहीं होता है, तो बी और डी तो गया, सी बचा है। कर्व ए रिप्रेजेंट फेवरेबल ऑक्सीजन एसोसिएशन विद हेमोग्लोबिन एट लो पीएच, लो पीएच नहीं, लो H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई पीएच। ठीक है, तो ये भी हो जाता है गलत। ए ऑप्शन इसका सबसे सही आंसर है। ठीक है, तो ये था पेपर हम लोगों का जो काफी आसान था, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं मान सकता हूं कि थोड़े ट्रिकी तुम लोग को लगे होंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आसान थे। जैसे कि ये आसान मानोगे, मानना पड़ेगा, ये भी आसान, ये भी आसान, ये भी आसान है, पर चलो मान लिया तुम लोग के लिए कि ये थोड़ा सा तुम लोग को लगा ट्रिकी। एक हो गया ट्रिकी, दूसरा ट्रिकी मान सकते हैं, तीसरा ट्रिकी मान सकते हैं।
और कौन सा ट्रिकी मान सकते हो? ये नहीं, ये तो ट्रिकी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसको ट्रिकी मानोगे क्या? ये तो बहुत ही आसान था। 2 ट्रिकी क्वेश्चन थे, 3 मान लो जैसा था। 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए इस पेपर में कम से कम तुम लोग के। और अगर 10 के ऊपर हो रहे हैं क्वेश्चन तो मैं मानता हूं कि तुम लोग का पेपर बायो में डिसेंट रहा है। ठीक है, ये है हम लोग का पेपर। अब तुम लोग अपने डाउट्स पूछो, क्या क्या तुम लोग को डाउट्स है। ओके, चलो अब तुम लोग अपने हैंड रेज कर सकते हो। अगर तुम लोग को इस पेपर में कोई डाउट है तो अब तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो हैंड रेज करके। हम्म, हाँ, हर्ष, हर्ष बताओ क्या डाउट है भाई? हेलो सर, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज मैंने सुनी है। हाँ हाँ सर, लाइव सर मेरे को वही मेरे को अभी भी लग रहा है कि जो अपना जो जेनेटिक ट्री फैमिली ट्री वाला जो क्वेश्चन है, हाँ हाँ। तो सर उसमें लाइक मोस्ट प्रोबेबल अपने से पूछा है, राइट? तो हम्म, अपन ने किया एक्सडॉम और ऑटोडॉम दोनों का क्रॉस किया, दोनों का सही आ रहा है अपने इसमें। आने को तो तीनों का सही आ तीनों का सकता है। सही आ रहा है, हाँ। हाँ, तो सर लेकिन उसमें क्यों नहीं हो सकता ऑटोडॉम ज्यादा उससे एक्सडॉम से? क्योंकि लाइक अपने पास और कोई तो इन्फॉर्मेशन है नहीं उसके अलावा। देखो यहाँ पे 2 चीजें जो है वो मेन मेरे को जैसा लगता है कि देखने वाली है। हाँ पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसने इज द मोस्ट लाइकली पैटर्न पूछा है। उसी हाँ से आधी कहानी तो वहीं से हो गई कि जो हम लोग जिस जहां पे हम लोग क्वेश्चन को गलत ठहरा सकते हैं कि इसके मल्टीपल आंसर सही हैं, है हाँ। ना, वो बात यहीं पे खत्म हो जाती है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल पूछ रहा है यानी कि उसने और भी ऑप्शन सही दिए हुए हैं, ऐसा हाँ। हम लोग मान सकते यस हैं। सर। अब तुम लोग को देखना है कि जो भी ऑप्शंस इसके हो सकते हैं उसमें से किस ऑप्शन के होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी एक्स लिंक डोमिनेंट की ही बनेगी क्योंकि तुम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेंड देखने को मिल रहा है ना कि अगर तुम्हारा इसमें मेल अफेक्टेड हो रहा है तो इसकी सारी बच्चियां अफेक्टेड हो रही है। देखो इसकी एक बेटी है वो अफेक्टेड है, ठीक, और ये देखो मेल है, इसका 2 बच्चियां हैं, दोनों अफेक्टेड हैं, और मेल एक भी अफेक्टेड नहीं होगा। ये भी ट्रेंड देख लो, ये मेल अफेक्टेड है, इसका दोनों ही सन यानी कि दोनों ही मेल जो इसके प्रोजेनी है दोनों ही अनअफेक्टेड है। और इसमें देख लो, इसमें भी दोनों डॉटर अफेक्टेड है लेकिन एक भी मेल अफेक्टेड नहीं है। हाँ। तो ये 2 चीजें देख के हम लोग ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका जो सबसे सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एक्स लिंक डोमिनेंट। अगर तुम लोग बना के देखोगे तो भी ये चीज तुमको लोग को दिख जाएगी। जैसे अगर मैं बना के दिखाता हूं तुम लोग को, बनाया सर, बहुत 3-4 बार बनाया सर है सबका ना, जैसे अगर मैं करेक्ट मेल करने को के लिए। बनाता हूं, हाँ, जैसे अगर मैं मेल को बनाता हूं, एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स सी वाई है, और एक्स एक्स मान लो ये नॉर्मल है, क्योंकि हाँ कैरियर तो हो नहीं सकती है, क्योंकि कैरियर होगी तो वो अफेक्टेड हो जाएगी क्योंकि ये एक्स लिंक डोमिनेंट है ना। हाँ। हाँ तो अगर तुम लोग एक्स सी एक्स बना दो, एक्स वाई बना दो, एक्स सी एक्स बना दो, एक्स वाई बना दो, है ना, देखो दोनों ही डॉटर में खराब वाला जीन है और ये डोमिनेंटली एक्सप्रेस हो रही है हाँ, ये तो जीन। दोनों अफेक्टेड होंगे। तो ये दोनों अफेक्टेड है, लेकिन देख लो एक भी सन में क्या एक भी अफेक्टेड जीन है? नहीं। नहीं है। नहीं है। तो ये जो मेल में अगर एक्स हमेशा आता है ना, जो मेल में एक्स आता है वो हाँ। मेल हमेशा अपनी डॉटर को ही वो एक्स डोनेट करता है ना, क्योंकि डॉटर होती है एक्स एक्स। हम्म। मेल्स को हमेशा फादर वाई डोनेट करते हैं। इसलिए अगर वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है और मेल अफेक्टेड है, मतलब फादर अफेक्टेड है, तो सारे लड़के अफेक्टेड हो जाएंगे उसके, क्योंकि वो हाँ, वाई लिंक्ड है और मेल वाई ही देता है। देता है। लेकिन अगर एक्स लिंक्ड है तो वो अफेक्टेड फादर अपनी सारी बच्चियों को अफेक्टेड वाला दे देगा। ये हाँ चीज फादर की खास बात है कि वो दोनों में ही वो नहीं करता भेदभाव। अगर एक्स लिंक्ड है तो उसके सारी बच्चियां अफेक्टेड हो जाएंगी और वाई लिंक्ड है तो सारे बच्चे अफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। ये चीज है। और कोई डाउट? और कोई डाउट? नहीं भैया, यही था। नहीं? कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? बताना सर चाहोगे ये बात कि नहीं, कि पर्सनली?
सर वैसे तो मैंने तो बायो सेक्शन और पूरा अटेम्प्ट किया है, अभी मेरे दो गलत हो रहे हैं आई थिंक। अच्छा अच्छा, फिर भी हाँ ठीक है, हाँ। 13 क्वेश्चन भी ठीक है। मेरे को ये वाले क्वेश्चन का याद नहीं है मैंने पेपर में क्या टिक किया है, तब प्रेशर में दोनों में से कोई एक टिक किया है, एक्स डोमिनेंट या ऑटो डोमिनेंट। देखो डोमिनेंट होगा ये तो तुम लोग को देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि हर हाँ एक जनरेशन में अफेक्टेड हो रहा है। तो डोमिनेंट ये तो रिसेसिव वाला केस तो वैसे ही चला गया था। ये रिसेसिव, अरे ये रिसेसिव और ये रिसेसिव तो ऐसे ही चला गया था, बचा था ये और ये। अब तुम लोग को जज करना था इन दोनों में से ज्यादा करेक्ट क्या होगा, है सर। ना। अगर उन्होंने जो एल मैं पेरेंटल जनरेशन के बाद जो सेकेंड जनरेशन है ना बच्चों की, अगर उसमें जो राइट मोस्ट वाला जो है, अगर उसमें उन्होंने एक और डॉटर दे दी रहती ना तो और क्लियर हो गया रहता क्वेश्चन। हाँ तो ये लाइक तो है। एकदम 100% एक्यूरेसी से टिक कर दिए रहते। जानबूझ के हम्म, उन्होंने उसके 3 ही दिए बच्चे। वही है। तो कोई नहीं, एक आध क्वेश्चन ऐसे गलत हो हाँ जाता है, तो नेक्स्ट में बाकी लाइक सही है। नेक्स्ट में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है इस बार लाइक आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, और इससे टफ ही टफ। आने की मुझे संभावना थैंक यू। लगती है। थैंक यू ठीक है, भैया। ओके ओके। चलो भाई, सानवी सानवी बताओ क्या डाउट है। सानवी, हाँ तो बताओ सानवी। यस सर, क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है मेरा। मतलब 10, उसमें जो ऑप्शन है ना। ये तो ये 10 सर नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब नहीं नहीं नहीं, मतलब आंसर पता है, लेकिन एलाइजा और आरटीपीसीआर में मतलब हम वो कौन कौन से डिसऑर्डर को डिटेक्ट कर सकते हैं वो जानना है बस। मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारा सही है, हाँ सही है, सही है। तो ठीक है। फिर तो मैं खुशी खुशी बताऊंगा, अगर गलत होता तो फिर मैं वो बोलता। एलाइसा जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड होता है, ठीक है। वैसे ये विडाल टेस्ट भी एंटीजन एंटीबॉडी है, लेकिन इसका सेपरेट नाम दे दिया हमने, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है ये। तो बहुत से डिसऑर्डर में ये चीज हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन जितने भी हैं वो सब इससे डिटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एंटीजन है, जैसे तुम लोग का कोरोना ही हुआ था, कोरोना में भी एंटीजन एंटीबॉडी होता है, एलाइसा से पता कर सकते हैं उसको। एड्स पता कर सकते हैं हम लोग, है ना। एचआईवी का पता कर सकते हैं, एचआईवी एड्स, या और भी बैक्टीरियल डिसऑर्डर, बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा। और यस सर। आरटीपीसीआर उनके लिए यूज होता है मेनली जिनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जैसे कोरोना वायरस, फिर से इसीलिए उसके लिए आरटीपीसीआर हुआ था। और जैसे मैं एड्स के लिए बोलता हूं, उसमें भी जो एचआईवी है वो आरएनए वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, तो उसके लिए भी यूज हो सकता है। और भी जितने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरसेस हैं उसके लिए आरटीपीसीआर हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके यस सर। ओके, और कोई और doubt? और कोई डाउट नहीं है, अच्छा ठीक है, ठीक है। लेकिन गलत हो गया था कुछ कुछ आगे में। क्या गलत हो गया था मतलब बताओ। वो क्या 12 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया, जिसमें मतलब कितना कॉपीज प्रोड्यूस होंगे। हम्म, ये और ये कैसे हाँ गलत ये, हो गया। इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन है, मैं को पूछा था तुम लोगों से। हाँ वैसे तो मतलब मॉक वाला हाँ हाँ, मॉक वाला डिस्कशन अटेम्प्ट नहीं करती मैं, खाली बायोलॉजी का डिस्कशन देखती हूँ, बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स का मॉक का डिस्कशन देखती हूँ। तो फिर तुमने हाँ। फिर गलती किया, मान रहे हो तुम गलती, चलो बढ़िया है, तुमने गलती मान ली अपनी, है ना। अब नेक्स्ट के लिए और अच्छे से प्रिपेयर करना। पर इसमें ये पेपर अच्छा गया ना। अम हाँ चलेगा, मतलब फिजिक्स में तो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो गया फिर से। चलो देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है ना। यस सर। ठीक है, ठीक है। ठीक, ओके। हाँ सारा, सारा बताओ क्या डाउट है तुम्हारा। हाँ हेलो बताओ। हाँ जी सर। सर मेरे को पहले तो वो पेडिग्री में डाउट था, मतलब आपने किससे? ऑटोसोमल पेडिग्री वाली, हाँ हाँ, उसमें आपने ऑटोसोमल रिसेसिव को बिल्कुल मना क्यों कर दिया, मतलब वो, बिल्कुल मना कर दिया मैंने, अच्छा। हाँ बताओ, बिल्कुल मतलब मना आपने, मैंने क्यों कर दिया। हाँ जी, देखो पहली बात तो तुमको देख के समझ जाना चाहिए कि कैसे ये गलत हो रहा है। देखो इसमें हर एक जनरेशन में एक ना एक बंदा बंदी जो भी है वो अफेक्टेड है कि नहीं है। इसमें अफेक्टेड है, इसमें 2 अफेक्टेड है, इसमें 3 अफेक्टेड है, इसमें 2 अफेक्टेड है ना। अगर रिसेसिव डिजीज होती है तो वो उसमें हर जनरेशन में चीजें अफेक्टेड नहीं होती है, ठीक है। मतलब वो छुप जाती है एक आध जनरेशन में कि है तो वो ट्रेट, लेकिन दिख नहीं रहा है, तभी तो वो रिसेसिव है ना। यस सर।
और अगर तुम इसको हटा भी दो इस बात को कि ठीक है मैं देख के कैसे बताऊं, मैं देख के कुछ नहीं बोल सकती, मैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने और फैक्ट बेस्ड चीजें सॉल्व करके मानती हूं, ऐसा तुमने सोचा होगा, है ना? हाँ जी। तो उसको फिर सॉल्व करते हैं। अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है? या फिर तुम ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए बोल रही हो? सर ऑटोसोमल। ऑटोसोमल, अगर मान लो हम बोलते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो तुमने बोला कि ये अफेक्टेड है, यानी कि ये XC है ना? और ये सही है, यानी कि ये XX है ना? सर इसे हम X भी मान सकते हैं। X भी तो मान सकते हैं, ये तुम बोलोगे, वही। ठीक है। तो अगर ये होता तो इसके एक भी बच्चे अफेक्टेड नहीं होते, है ना? इसलिए तुमने बोला कि मैं इसको मानूंगी ही नहीं, मैं XCX ही मानूंगी, ठीक? अब तुमने इसके बीच क्रॉस किया XCX और XCX, तो XCX आ गया, XCX आ गया और XCX आ गया, XCX आ गया, यानी कि तुमने बोला कि 2 कैरियर पैदा हो जाएंगे और 2 अफेक्टेड पैदा हो जाएंगे, है ना? तो Yes, वो sir. चीज यहाँ पे दिख रही है तुमको, ठीक है? ये अफेक्टेड है, ये कैरियर्स वेरियर्स पैदा हो रहे हैं, ठीक? अब ये अफेक्टेड हो गई और ये नॉर्मल है। अब तुम फिर से यही वाला केस देखोगे, तुम बोलोगे कि ये चीज अफेक्टेड आई, ये वाली प्रोजेनी, और इसकी जिससे शादी हुई वो या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना? अब ये तुमने फिर से सॉल्व किया, तुमने फिर से बोला कि कुछ अफेक्टेड होंगे कुछ कैरियर होंगे, है ना? Yes. फिर से तुमको ये चीज दिख गई, फिर तुमने बोला ये मेल आया, फिर तुमने फिर से इस वाले क्रॉस में भी ऐसा ही मान लिया, बस मेल और फीमेल एक्सचेंज कर दिए। तुमने बोला मेल ऐसा होगा और फीमेल जो है वो ऐसी होगी, है ना? Yes, sir. लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर तो तुम किसी तरह से ले ही आओगे। आंसर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आंसर तुम लोग एक्स लिंक रिसेसिव का भी ले आओगे, नहीं एक्स लिंक रिसेसिव नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव भी ले आओगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी ला सकते हो तुम लोग आंसर इसी तरह Yes, से। sir. लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें लिखा है कि मोस्ट लाइकली पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा, तो मोस्ट लाइकली के हिसाब से इसका आंसर एक्स लिंक डोमिनेंट ही होगा, क्योंकि उसमें जो मैंने ट्रेंड अभी हर्ष को बताया था वो ट्रेंड देखा जा रहा है, और उस ट्रेंड के हिसाब से एक्स लिंक डोमिनेंट ही सबसे सही होगा, क्योंकि जब मेल हुआ है अफेक्टेड तो उसकी सारी डॉटर्स अफेक्टेड हैं, लेकिन उसका एक भी सन अफेक्टेड नहीं है ना? ओके सर। और जब फीमेल अफेक्टेड है तो उसके मेल या फीमेल में से कुछ भी अफेक्टेड हो सकते हैं। Okay, देखो यहाँ पे मेल अफेक्टेड है तो इसके दोनों की दोनों डॉटर्स अफेक्टेड, लेकिन एक भी मेल अफेक्टेड नहीं है, सन, Yes, sir. है ना? तो उस हिसाब से उसका आंसर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ही ज्यादा सही होगा। और अगर देखा जाए, अगर सिर्फ यहाँ पे लिखा होता कि विच ऑफ द पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, अगर उसने सिर्फ पॉसिबिलिटीज बोली जाती तो तुम लोग बोल सकते थे कि पॉसिबिलिटीज में एक्स लिंक डोमिनेंट भी पॉसिबल है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी पॉसिबल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी पॉसिबल है, ठीक है? ओके सर। ये चीज है, ठीक? सर मुझे प्लाज्मिड वाले क्वेश्चन में भी एक डाउट। ठीक है, ठीक है। हाँ बताओ क्या डाउट है? इसमें आपने जैसे अभी कहा कि मतलब ए के अलावा बाकी सब में वो सर्कल ही नहीं बनेगा वापस प्लाज्मिड, तो ए में कैसे बन जाएगा सर्कल? हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारा एक प्लाज्मिड है, एक मिनट पर टाइम देखता हूं पहले, ठीक है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे पास एक प्लाज्मिड है, एक मिनट, हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे पास एक प्लाज्मिड है, उसमें एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है? उसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक? और उसमें एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन नहीं, उसमें एक इको R1 कट साइड है, मान लो 1 और 2 की कट साइड्स है, ठीक है? अब जब तुम इन दोनों से काटोगे इसको, ठीक ठीक, तो तुम्हारे पास एक फ्रैगमेंट ये छोटा वाला आ जाएगा और एक फ्रैगमेंट ये आ जाएगा जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है ना? ओके। जब तुमने इसको यहां से काटा तो ये ऐसा बन गया। अब तुम इसके अंदर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दोगे तो ये फिर से सर्कुलराइज हो गया। तो सर ऐसे तो हम बी में भी नहीं कर सकते? हाँ दिखाता हूं अभी। तो ये वाला केस समझ आ गया ना तुमको? पहली बात ये हाँ बताओ, जी, ये आ गया,
अब देखो दूसरी चीज, अरे एक मिनट, इसी में बता दूंगा। दूसरा केस है इसमें, कौन सा वाला है दूसरा केस? ये, इसमें बैम H1 और इको R1 एम्पिसिन रेजिस्टेंस के आरम पार प्रेजेंट है, मतलब एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। देखते हैं, यहां पे तुम्हारा एक कट साइड मान लो यहां प्रेजेंट है, मतलब दूसरा यहां है और पहला यहां प्रेजेंट है, ठीक। अब तुमने इसको काटा, ठीक, तो इसमें एक फ्रैगमेंट तो तुमको ये वाला मिल गया, बड़ा वाला, ठीक, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला, ठीक, और एक तुम लोगों को ये मिल गया एम्पिसिलिन वाला, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीरो है इसमें, ठीक। ये दो बड़े बड़े फ्रैगमेंट मिल गए। यस। अब तुम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट किसके साथ जोड़ना चाहोगे? या तो तुम इसके साथ जोड़ोगे या तो तुम इसके साथ जोड़ोगे, है ना। हाँ जी। अगर तुमने इसके साथ जोड़ा तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो है तुम्हारे पास, लेकिन क्या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन बचेगी? नहीं। और अगर तुमने इसके साथ जोड़ा तो ये तो जुड़ जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास क्या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बचेगा? नहीं सर। जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं बचा है तो क्या वो डिवाइड या रेप्लिकेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी कि हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा है कि हम ऐसी जगह कट करें जहां पे कट करने के बाद जब हम लाइगेशन करें तो मेरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दोनों वापस से रिस्टोर हो जाएं जब मैं उसको जोड़ूं, मतलब मैं जब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें लाइगेट करूं, है ना। जो कि बी में तो नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या ए में हो पा रहा था? हो पा रहा था। हो पा रहा था। ऐसा ही केस सी में भी है। पर सर इस वाले में हम ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब जैसे अगर हम जिस वाले फ्रैगमेंट में हो रहा है उसमें अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट ज्वाइन कर दें तो फिर प्लाज्मेट की एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो चली जाएगी, तो वो ग्रो कर पाएगा। वो ग्रोथ, लेकिन फिर उसमें सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा ना, कि कुछ में ग्रो कर रहा है कुछ में ग्रो नहीं कर पाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारा मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ने के बाद एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दोनों होने चाहिए ना। ओके सर। एक मिनट, तुम ये कह रहे हो कि अगर वो जुड़ गया तो तुम्हारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस गया, हाँ जी। है ना। और अगर वो नहीं जुड़ा तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रहा। लेकिन फिर वो एक मतलब ये चीज काफी, मतलब हो तो सकती है, वो तो मैं मानता हूं कि ये तुम जो बोल रहे हो वो हो सकता है, लेकिन वो फिर एक जो प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर दिखता है, जो सबसे कॉमनली स्ट्रक्चर दिखता है कि एक प्लाज्मिड में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए, उसमें एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए और कट साइट्स होनी चाहिए। वो जो कॉमन स्ट्रक्चर सबसे प्लाज्मिड का है, जैसा कि तुम लोग को उसमें पढ़ाया गया होगा क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो चीज वहां पे फुलफिल तो हो ही नहीं पाएगी ना, कि तुम्हारा एक चीज जोड़ोगे तो दूसरी चीज गायब भी हो जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस ही तो चली जाएगी, है ना। और दूसरी चीज जोड़ोगे तो पहली चीज चली जाएगी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चली जाएगी तब तो सभी कुछ खत्म हो गया, है ना। तो वो चीज वहां पे नहीं हो पाएगी। इस हिसाब से मुझे जो सबसे सही आंसर लगता है वो ए ही होना चाहिए। हालांकि तुम जो कह रहे हो वो भी सोचने वाली बात है ना। इसको मैं सोचूंगा एक बार, लेकिन अभी तक तो मेरा स्टैंड यही है कि आंसर ये सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, चलो, ओके। हाँ वेदांत, हाँ भाई वेदांत बताओ क्या डाउट है? जी भैया। हाँ बताओ वेदांत। हाँ, मेरा डाउट एक्चुअली आइजर से रिलेटेड नहीं था, अभी नेस्ट के हिसाब से पूछना था कि अभी आइजर का तो हो गया, बट नेस्ट के लिए अब अलग से क्या करना चाहिए कि उस लेवल के क्वेश्चंस हम इफेक्टिवली कर पाए, और कोई अगर चैप्टर हो चुका है तो वो हो चुका है, इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? नेक्स्ट के लिए ना देखो, जितना अभी तक हमने कर लिया, वैसे तो हमने सिलेबस कवर कर लिया है ना जी।
तो सिलेबस का तुम रिवीजन तो करते रहो ताकि तुम लोग का जो भी चीज फैक्चुअल जो नॉलेज है जो भी है वो रहे तुम्हारे दिमाग में, भूल ना जाओ, है ना। तो वो तो करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ जो PYQs है नेस्ट के वो करने मेरे को लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने सारे PYQs अच्छे से कर लिए ना नेस्ट के, वो पेपर आराम से कर लेगा, मतलब इतना तो कर ही लेगा कि उसका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि नेस्ट में एक ट्रेंड होता है, तुम सारे पेपर देखोगे, मतलब आफ्टर 2015 में वो बोलूंगा कि आफ्टर 2015 जब पेपर तुम लोग देखोगे तो तुम लोगों को ना एक ही टॉपिक से रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन दिखेंगे। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? जी दिखते हैं, हमेशा दिखते हैं। और एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वहां पे। इकोलॉजी से एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, एवोल्यूशन से एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल आ ही आ रहा है। वैसे तो 3 साल से इसमें भी रिपीट होता है, इस साल नहीं हुआ, वो अलग बात है। तो वो चीज मतलब जो ट्रेंड है वो देखेगा तुम लोगों को। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में से एक क्वेश्चन आ ही आ रहा है ना। ऐसे ही बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो तुम लोग देखकर समझ सकते हो कि हाँ यहां से क्वेश्चन आ ही जाएगा और इस टाइप का आएगा। तो PYQs अटेम्प्ट करने ही चाहिए तुम लोगों को सारे के सारे, और उसको एनालाइज करना चाहिए कि ये PYQ मतलब ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में किस तरह से तुमको अटेम्प्ट करना है और ये किस तरह से मतलब ये तुमसे क्या पूछना चाह रहा है। वो नॉलेज डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब वो अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट में हमें पता है कि IIT और नेस्ट में जो चीजें आती है ना सेम कॉन्सेप्ट पे आती हैं, अप्रोच का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अप्रोच तुम लोग तभी सीखोगे जब तुम लोग वैसे क्वेश्चन करोगे। तो नेक्स्ट के PYQ जितने भी है वो सारे के सारे सॉल्व करो, और जो भी सेशंस अब मैं लूंगा उसमें मैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर कराऊंगा, उनको जरूर अटेम्प्ट करो, मतलब उनको जरूर मतलब देखना, ठीक है। जी वहां पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में कराऊंगा, ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं कराऊंगा, ठीक है जी भैया। और प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली हमें कितना टारगेट करना चाहिए कि नेक्स्ट में 20 में से कितने सवाल हो जाने चाहिए? अब एक ये तो कंफर्टेबल यार मैं नहीं बोल सकता क्योंकि इस साल ना चेंज हुआ है पेपर का पैटर्न। अब इस साल से 20 क्वेश्चन आएंगे, हाँ तो 20 क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज तो मैं अभी के लिए नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन ये चीज ना तुम लोग जिसको ट्रेंड पता होगा, जैसे अखिल या टीम जो सपोर्ट टीम है, उससे उन्हें एक बार मैसेज कर देना, वो तुम लोगों को बता सकते हैं आसानी से, ठीक जी है। भैया, ठीक, ओके, थैंक यू। मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि सारे ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो वो है, ओके, थैंक यू। चलो। हाँ, अरफान बताओ क्या डाउट है। अरफान, हेलो। हाँ बताओ। भैया ये नेस्ट का सिलेबस का क्या है, मतलब कुछ सेमी आइसर जैसा क्या कुछ है? अभी के लिए तुम लोग सेम ही मान के चलो, जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो मैं, और जो करने वाले जैसे वो प्रैक्टिकल वाले जो चीज उन लोगों ने लिखी हुई है उसमें से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना वो मैं तुम लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, जो आगे नेक्स्ट क्लासेस में होंगे वो मैं करवा दूंगा, ओके, ठीक है, चलेगा। और नेस्ट के अभी मॉक्स मैंने एक भी नहीं दिया है, तो मैं क्या रोज एक मॉक्स देना चालू कर दूं? हाँ रोज मॉक दो, हाँ रोज मॉक दोगे तभी होगा, ठीक है ठीक है भैया। ओके चलो भाई। नेक्स्ट हर्ष बताओ क्या है डाउट। सर वो अब भी उसने नेस्ट का सिलेबस का पूछा ना, तो लाइक मेरे को पता है उसके बारे में। बताओ। लाइक मैं 99% एक्यूरेसी बता सकता हूँ, 1% अब वो किस्मत पे नेस्ट वाले क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं। हाँ बताओ तो बेसिकली सर जब भी ये ब्रोशर आता है ना नेस्ट की साइट पे, तो उसमें एक वर्जन रहता है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया वर्जन 4 है, इसके कुछ महीनों पहले तक वर्जन 3 था। तो जब जो ब्रोशर था उसमें वर्जन 3 जो था उसमें जब सिलेबस के सेक्शन में जाते थे तो वहां पे लिखा रहता था एनसीईआरटी रैशनलाइज सिलेबस, बट जो उन्होंने जो पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं उसमें पूरा का पूरा जितना एनसीईआरटी और प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा दिया हुआ है। ये वर्जन 3 में था। फिर कुछ टाइम पहले वो ब्रोशर अपडेट होके वर्जन 4 हो गया। तो जब वर्जन 4 का ब्रोशर खोलते हैं और नीचे जाते हैं तो वहां पे उन्होंने एक एक्स्ट्रा लिंक ऐड करी है, यू कैन चेक एनसीईआरटी रैशनलाइज सिलेबस हियर। और फिर वहां पे जो भी अपनी जो बुकलेट आई थी ना जिसमें बताया था कि 11th और 12th के ये टॉपिक हटा दिए हैं, तो वो सब दिया हुआ है। तो मतलब बेसिकली उनको इतने सारे मेल आए कि उन्होंने ब्रोशर में अपडेट करके कंफर्म किया है कि आपका जो सिलेबस है वो न्यू इससे ही है।
बट फिर लोगों ने मेरे को बोला कि यार भाई नेक्स्ट तो ऐसा एकदम हार्ड क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें सिलेबस का हम कैसे आजू बाजू देखें। तो फिर मैंने उनको बताया कि भले ही उसका सिलेबस रिड्यूस्ड हो, बट नेक्स्ट वैसे भी आउट ऑफ सिलेबस पूछता है, बट आउट ऑफ सिलेबस ऐसा पूछता है जो तुम्हारा पढ़ा हुआ है, तुम उसको यूज करके डिड्यूस कर पाओगे ऐसा। वही तो बस ये ध्यान रखना है, यही चीज है। हाँ कि लगेगा कि सब कुछ बाहर से आ रहा है, लेकिन तुम लोग जब डिफेंड करने जाओगे ना कि ये बाहर से है, तो डिफेंड नहीं कर पाओगे कि ये बाहर से है। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करे अपने IIT एंड नेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।